और उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट जो होंगे वो श्योरली आपके पास में रैशनल होंगे। तो सेंट्रोइड तो आपको पता है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, रैशनल हो गया, क्योंकि x1 x2 x3 ये सभी रैशनल है, तो इनका सम जो आएगा वो भी रैशनल आएगा। इन सेंटर में ऐसा आता है a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो a जो है, a तो साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, साइड लेंथ की जो वैल्यू है वो तो इरेशनल टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, सेकंड वाले के बारे में हम श्योर नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आपने देखा ऑप्शन डी चेक किया, ऑप्शन डी ऑर्थो सेंटर वाला। तो ऑप्शन डी में आपने कहा कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप ऐसे कहते हो कि पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो आपने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ऐसे ही क्यू से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास ऑर्थो सेंटर होगा। तो आपने कहा पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये जो पीएम लाइन है, पीएम लाइन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, पीएम लाइन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कैसे, कि ये क्यू आर के परपेंडिकुलर है, तो क्यू आर का आपने स्लोप फाइंड कर लिया, ठीक है। या फिर जैसे इस वाले केस में मैं क्यू एन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्यू एन की इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यू एन की इक्वेशन लिखने का मतलब पहले आपने पी आर का स्लोप फाइंड किया, वो क्या आ गया, y3 माइनस y1 डिवाइड बाई, यानी कि ये रैशनल आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा, माइनस में 1 डिवाइड बाई रेसिप्रोकल करूंगा, तब भी क्या आएगा, आपके पास रैशनल आएगा। रैशनल आएगा तो आपके पास में, यानी कि देखो स्लोप की वैल्यू रैशनल हो गई, और एक क्यू पॉइंट से पास कर रहा है, क्यू पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो भाई स्लोप भी पॉजिटिव है और पॉइंट भी नहीं, स्लोप भी आपके पास में रैशनल है और पॉइंट भी रैशनल है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास में क्या बनेगी, रैशनल टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि जो इक्वेशन बनेगी उसके सारे के सारे कोफिशिएंट जो होंगे वो रैशनल टाइप के होंगे, उसके सारे के सारे कोफिशिएंट आपके पास में रैशनल टाइप के हो जाएंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे मान लो आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है रैशनल, जिसके सारे के सारे क्या है, रैशनल कोफिशिएंट है। ओके, सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे अभी आपने ये अभी आपने क्यू एन की इक्वेशन लिखी है, तो ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो कि पीएम की इक्वेशन लिख सकते हो, उसके भी आपके पास सेम इसी वे में आपके पास में रैशनल कोफिशिएंट आएंगे। तो जैसे मान लो आपके पास में कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस में 2y प्लस 5 या इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस में 2y प्लस में y प्लस में 10 इक्वल टू 0, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो इस इन इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि इसके रैशनल कोफिशिएंट है, तो आप देखो इस वाली इक्वेशन को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इन्हें एलिमिनेट कर लोगे, तो आपके पास जो कोफिशिएंट यानी कि जो आपके पास पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल टाइप का आएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ ऑर्थो सेंटर जो आएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो रैशनल आएगा। ओके, ऑर्थो सेंटर रैशनल हो गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो डी करेक्ट हो गया, तो ओएनजीसी आपने याद किया हुआ है, ओएनजीसी से आपने सरकम सेंटर फाइंड कर लिया, यानी कि वो क्या होगा 2:1 की फॉर्म में, सेंट्रोइड क्या करेगा 2:1 की फॉर्म में निकालेगा, तो जो सी निकलेगा वो भी आपके पास में क्या आएगा, रैशनल आएगा। ठीक है, तो इसके तीनों पार्ट यानी कि ये 3 करेक्ट है, इसके 3 करेक्ट है। ओके, ये ओपन हो गया था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब अपने पिछले वाले पार्ट पर चलते हैं जहां पर हम थे। ओके, हमने ये क्या था कि रेंज फाइंड कर रहे थे, रेंज फाइंड करने में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये वाली चीजें आपको सबको समझ में आ गई होगी। इस पर बेस एक क्वेश्चन किया आपने प्रैक्टिस के लिए, जो कल की क्लास थी वहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा आपने क्वेश्चन, ये आपके पास में कि एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास में है एल एन एक्स, ठीक है, माइनस में अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन फाइंड करनी, उस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग फिर आपके पास में रेंज निकलेगी। ठीक है, जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहां पर उसकी रेंज नहीं फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी डोमेन फाइंड की, सबसे पहले तो डोमेन और रेंज दोनों चीजें फाइंड की करके बताइए आपने कि इसकी क्या क्या वैल्यू निकली। डोमेन 0 ओपन से 3 क्लोज। 0 ओपन से 3 क्लोज, भाई डोमेन के लिए तो आपने ऐसे बोला, डोमेन वो आपके पास हो गई, ये जो डोमेन होगी इस वाले की डोमेन, तो आपके पास क्या निकल रही है, जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। जीरो ओपन होता है, ठीक है, जीरो ओपन, आपको लोग का ग्राफ पता है, ये लोग का ग्राफ है, आप जानते हो।
ये लोग का ग्राफ होता है। और दूसरा ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ भी जानते हो आप कि अगर इसको y मानते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू वो 9 के इक्वल, आप जानते हो एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। और सर्कल में ये अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अंडर रूट की फॉर्म में लिखा है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट लोगे आप सर्कल में, अंडर रूट लिया हुआ नीचे वाले पार्ट को आप हटा दोगे, ठीक है। आप कर चुके हैं ये सब चीजें, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये आपने कहा ये -3, ये 3, और ये ऐसे 3 तक जा रहा होगा। नीचे वाला पार्ट जो वो आपने हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं आती, यानी कि y की जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ऊपर ऊपर का पार्ट आपने रख लिया। तो आपने इसकी कहा, रेंज, हाँ रेंज बोलोगे? रेंज -∞ से ln3 तक। हाँ ln3 क्लोज, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अब आपने कहा कि इसकी डोमेन क्या होगी, इस वाले की जो डोमेन होगी वो आपके पास, इसकी डोमेन तो क्या होगी, ये क्या होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव टाइप का होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप का होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो रेंज अपनी डोमेन निकली वो -3 से लेकर 3 तक निकली, और इनका इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन के केस में। डोमेन निकालना तो बड़ा आसान है, तो आपने कहा डोमेन वो क्या हो गई, -3 से लेकर 3, ये बोल रहा है 0 से लेकर इंफिनिटी। तो देखो कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो 0 ओपन से लेकर के डोमेन क्या बन गई, यहाँ पर ये कह रहा है पॉजिटिव टाइप का नंबर होना चाहिए, ये कह रहा है -3 से लेकर 3 तक का होना चाहिए। तो 0 ओपन से लेकर के और 3 क्लोज तक आपके पास में डोमेन आ गई, ये डोमेन आ गई है एफ ऑफ एक्स की। ओके, तो अब आपने रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए अगर मैं ऐसे बोल दूं कि पहले मैं देख लेता हूं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है पहले तो देखो ये ln x का जो ग्राफ है ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा ये जो ग्राफ है ये भी कंटिन्यूअस है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो भी आपके पास कंटिन्यूअस होगा। और किस में देखना है, अब आपको देखना पूरा जो देखना है ना, ये जो ग्राफ बनाना है, रेंज देखनी है, वो इस डोमेन के लिए देखनी है, क्योंकि इसके बाहर तो डिफाइन ही नहीं होगा। मान लो आप कहो कि सर x की वैल्यू 4 पुट कर ली मैंने, 4 पुट ही नहीं कर सकते भाई, 4 पुट करोगे तो ये तो नॉट डिफाइंड टाइप का बन जाएगा अंडर रूट वाला जो है। तो यानी कि आपके पास में क्या हो गया, इसका ये जो ग्राफ है इसका 0 से लेकर के 3 क्लोज तक का पोर्शन ले लो, ये आपके पास में 3 है। और इसका भी आप क्या ले लो, 0 से लेकर के 3 क्लोज तक का पोर्शन ले लो, ये आपके पास में। तो अगर आप देख रहे हो यानी कि यहां पर ये वाला पोर्शन और यहां पर ये वाला, ये ग्राफ रहेगा, बाकी ग्राफ हट जाएगा। तो इस वाले ग्राफ में तो क्या हो रहा है भाई, ये जो है ये पहले वाला तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दूसरे वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर 3 में, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इंक्रीज फिर माइनस का साइन और फिर ये डिक्रीज। तो माइनस का साइन लगा दिया तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब बन गया ये तो ऐसे बन गया इंक्रीज प्लस में इंक्रीज टाइप का बन गया ये तो, क्योंकि माइनस है ना, माइनस क्या करेगा इसका, डिक्रीजिंग टाइप का तो इंक्रीज कर देगा इसको। ओके, तो इसका मतलब वो आपके पास में जो फंक्शन बन गया वो क्या आ गया है, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग टाइप का आपके पास में फंक्शन आ गया। ओके, यानी कि जो f है वो क्या है, f इज इंक्रीजिंग एंड इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस भी है। तो इंक्रीजिंग भी है कंटिन्यूअस भी है, तो रेंज निकालनी है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f वो आपके पास हो जाएगी कि 0 0 देखो इस डोमेन में नहीं है, तो 0 के ऊपर ओपन लगाना है, f ऑफ 0 से लेकर के कहां तक, f ऑफ 3 तक, 3 के ऊपर क्लोज। तो 0 के ऊपर, जैसे अगर आप 0 के ऊपर देखते हो तो क्या हो रहा है कि 0 के यानी 0 ओपन के ऊपर, 0 ओपन के ऊपर ln की जो वैल्यू देखो कहां जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और यहां पर 0 पुट करोगे तो ये 0 की तरफ जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट में 0 कम करोगे तो इसका मतलब जो रेंज आ गई आपके पास वो क्या आ गई, माइनस का इंफिनिटी। ओके, से f ऑफ 3 का मतलब ये तो क्या बन जाएगा, log 3 ln 3, और ये क्या बन जाएगा 0, यानी कि ये क्या बन गया ln 3 ये आपके पास में रेंज आ गई। ये हम बातें कर रहे थे लास्ट क्लास में, याद आ गया होगा सभी को। अब इसमें कुछ कुछ जगह आपने ऐसे ध्यान रखना है कि कोई बच्चा ऐसे गलती ना करे कि इन जनरल, अगर मैं इन जनरल बात करता हूं कि अगर आपके पास में कहीं पर 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 फंक्शन लिखे हुए हैं f प्लस में g, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप ऐसा करो कि इनकी, अगर आप कह रहे हो कि रेंज फाइंड करनी है तो एक बार तो इसकी मिनिमम वैल्यू, एक बार तो इनकी मिनिमम वैल्यू लेकर, दोनों की मिनिमम वैल्यू लेकर ऐड कर देते हो, एक बार इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर ऐड कर देते हो। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
यानी कि अगर इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे sin x प्लस cos x है तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे sin x की वैल्यू 1 ले ली आपने और cos x की वैल्यू भी 1 ले ली तो दोनों को सम किया तो वो आ गया आपके पास में 2, नहीं, उसकी तो वैल्यू कहाँ जाती है, वो अंडर रूट 2 तक जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो मान लो कोई आपने x की वैल्यू ली है, जैसे x की वैल्यू 0 ली तो 0 के ऊपर तो क्या बन गया, जो कोस है कोस की तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जो साइन की वैल्यू नहीं आई उस टाइम पर मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि सेम एक्स की वैल्यू पर दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आती है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए क्या होता है कि ये आपस में इक्वल नहीं होते, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू एफ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले लो और फिर उसके बाद में जी की भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे ऐसे तुक्का लगाते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, तो इनका सम करूंगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको, जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लिख दूं यहां से साइन मैक्सिमम और प्लस में कोस मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी थी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी थी 1 और 2 लिख दिया आपने, नहीं, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू जो निकल कर आती है वो आपके पास कितनी आती है, √2 आती है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। बट हाँ, अगर मान लो किसी एक्स की वैल्यू पर आपको ये पता हो कि सेम एक्स की वैल्यू पर ये दोनों के दोनों फंक्शन मैक्सिमम हो रहे हैं या दोनों के दोनों फंक्शन मिनिमम हो रहे हैं, तो उस वाले केस में आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट 2 हम यूज भी करेंगे उस चीज का, जैसे नोट 2 का मतलब मैंने कहा कि इफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स occurs at सेम एक्स पर उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल रही है, देन तब आप इस चीज का यूज कर सकते हो कि एफ प्लस जी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो इनकी आपने क्या कर लिया कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली, या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी तो इसकी भी मिनिमम ले ली और जी की भी सेम आपने ले लिया मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ऐसे ये कब कर सकते हो, जब सेम एक्स की वैल्यू के ऊपर उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल रही हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन देखा आपने, मान लो ये आपने लिख लिया था फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अरे कौन है, सर मेरी सिस्टर थी, ये साथ में बैठी है। ओके, तो क्या कर रहे हो आप, ये फाइंड मैक्सिमम, आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू कोस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसकी आपने क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। भाई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि कोस एक्स का ग्राफ आप जानते हो, कोस एक्स का ग्राफ आप जानते हो ऐसे, ये कोस एक्स का ग्राफ चलता है ऐसे, और एक्स स्क्वायर ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ भी आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का माइनस किया आपने एक्स को तो ये आपके पास में ऐसे नीचे की तरफ। ओके, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, देखो भाई इस वाले फंक्शन की, यानी कि जो माइनस का एक्स स्क्वायर है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास में y इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो आ रही है 0, ओके, और कोस ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, वो सेम एक्स की वैल्यू पर आ रही है क्या, हाँ आ रही है, एक पॉइंट पर देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है 0, और ये जो पॉइंट है ये भी क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पर क्या हो रहा है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दोनों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि आपके पास में ये क्या हो गया 1 प्लस में 0, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, वो आ गई आपके पास में 1, वो आपके पास में क्या आ गई है 1, क्यों, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0, कोस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर बोथ टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पहले वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1 है, दूसरे वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0, और सेम एक्स की वैल्यू के लिए आ जा रही है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, सीधा सीधा आपने इस चीज को यूज कर लिया।
ओके, ये तो आपके पास में क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, इसकी रेंज फाइंड करनी होती, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता चल गई है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ रही है, वो आपके पास आ रही है 1। ओके, अब मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू ये तो क्या हो रहा है, जब आपके पास में x को आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसकी वैल्यू तो cos x की जो वैल्यू वो तो -1 to 1 के बीच में चल रही है, बट माइनस का x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां चलेगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली गई। ठीक है, आपने कहा एट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जब आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो f ऑफ x की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो आपने कहा माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये आपके पास में रेंज आ गई इसकी। क्लियर हुआ होगा सभी को? ओके, और सर एग्जांपल ये बताना एफ मैक्स 1 कैसे आया? एफ मैक्स 1 क्यों आया, देखो आपने कहा इस वाले फंक्शन की माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, 0 पर। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, 0 पर, फिर उसके बाद में 2 पाई पर, ऐसी चलती जाएगी। तो 0 के ऊपर आ रही है ना भाई एक्स की वैल्यू, 0 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है या नहीं निकल कर आ रही है। मुझे ग्राफ से पता है कि 0 के ऊपर कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दोनों की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो x इक्वल टू 0 पर निकल कर आ जा रही है। ठीक है, एक ही x की वैल्यू के लिए दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है। तो उस वाले केस में आपने क्या कह दिया कि इस चीज का कंसेप्ट का यूज कर लिया कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को आपने ऐड कर दिया। क्लियर दीपक? सर नहीं सर, दोबारा बताओ सर, ये 1 + 0 क्यों लिखा है? भाई देखो आपने कहा cos x की मैक्सिमम वैल्यू, cos मैक्सिमम वो कितना है, वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। फिर ये क्या निकल कर आ रहा है, ये कहां पर निकल कर आ रही है, आप देखो तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, 2 पाई 4 पाई ऐसे चलते जाओ, सब जगह पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1 निकल कर आएगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां पर निकल कर आ रही है, एट x इक्वल टू 0, जब आपके x की वैल्यू 0 पुट करो तब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी। तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम x की वैल्यू पर आ गई, यानी सेम x के लिए दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई, 1 + 0 1। समझ में आया या नहीं आया अभी दीपक? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपने कहा, जैसे ओके एक क्वेश्चन और लिख लो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। ये लिख रहा है x² माइनस का 6x प्लस में 7 ऐसे लिखा हुआ है, और प्लस में 8 यहां पर लिखा है साइन π/2 इंटू में x। तो आपने इसकी रेंज फाइंड करनी, रेंज फाइंड करनी है आपने। तो रेंज फाइंड करने का मतलब देखो मैंने क्या किया कि ये +7 ये तो फिक्स ही है, ये एक है x² माइनस का 6x ये वाला पार्ट, और एक है आपके पास में ये वाला पार्ट। और इनका ग्राफ मैं जानता हूं, जैसे x² माइनस का 6x इसका ग्राफ देखो आप, तो आपके पास में ऐसे होगा कि 0 और 6 इसके रूट है, ये आपके पास में आ रहा है। ये x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू 6 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी देखो मिनिमम वैल्यू कहां से जाएगी, इसकी मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, वो 3 के ऊपर होगी। ठीक है, 0 और 6 है तो इनका मिडिल पॉइंट वो क्या आ गया 3, तो 3 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। 3 के ऊपर कितनी होगी, आपने यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दी, 3 वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो गया 9, और माइनस का 18, तो आपके पास क्या आ गया, -9 आ गया, -9। ओके, दूसरा ग्राफ देखा आपने, ये लिखा है 8 sin π/2x। तो 8 है, जैसे आप इसे ऐसे लिखते थे कि y इक्वल टू किया आपने, y इक्वल टू ऐसे, y इक्वल टू 8 sin π/2 इंटू में x। तो ये 8 दूसरी तरफ जाएगा तो ऐसे बन गया तो y/8। ओके, ये क्या बन गया, sin π/2 इंटू x।
तो साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स का ग्राफ कैसे करते थे आप, कि अगर आपने पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो स्केलिंग होगी एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केलिंग होगी वो चेंज हो जाती थी, डिवाइड बाई पाई बाई 2 कर दोगे आप, डिवाइड बाई पाई बाई 2 कर दोगे। तो आपने ये कहा जो ग्राफ चलेगा वो ऐसे ग्राफ चलेगा, ये साइन पाई बाई 2 के लिए कर रहा हूं, ग्राफ तो सेम ही चलेगा, बस इनकी स्केलिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। स्केलिंग चेंज होने का मतलब यहाँ पर जैसे आपके पास में क्या आता था, यहाँ पर आता था आपके पास में पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है पाई, पाई का मतलब हुआ कि आपके पास में पाई का मतलब पाई बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स यानी 2, यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में चला गया, 1 2 3 ये 4 ऐसे आपके पास चल रहा है, ये 0। ओके और देखो y को भी रिप्लेस किया हुआ है, उसके बाद आपने y को रिप्लेस किया हुआ है y बाई 8 से। अगर मैं y को रिप्लेस करता हूं y बाई 8 से, यानी कि डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड होता है, ये डिवाइड करे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो y एक्सिस पर जो स्केलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो कितने हो जाएगी 8, यहाँ पर 1 तक जाता था तो ये 8 होता। ओके ये सब चीजें आप जानते हो। अब आपने देखा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू तो, यानी कि पहले वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखूंगा मैं, तो एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एक बार देखो, मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है 3 पर, ये 3 पर, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आ रही है। और इसकी मिनिमम वैल्यू देखो 3 के ऊपर निकल कर आ रही है क्या, हाँ इसकी वैल्यू भी 3 के ऊपर निकल कर आ जा रही है, 3 के ऊपर भी आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 होगा, 5 के ऊपर भी आएगी, बट 3 के ऊपर आ रही है क्या, हाँ 3 के ऊपर दोनों की आ रही है, इसकी भी आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो तो इसकी पहले वाले फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दोगी तो सेकंड वाला जो फंक्शन है उसकी भी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हुआ आप इनकी मिनिमम वैल्यू को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक ही एक्स की वैल्यू के लिए आ रहे हैं एट सेम एक्स, both minimum at same x, both minimum for same x, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया, ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x ये जो था इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 7 की मिनिमम वैल्यू 7 ही रहनी है, और ये जो है 8 साइन पाई बाई 2 इनटू में x, इनकी जो वैल्यू है वो आपने क्या कर दी कि साइन पाई बाई 2 एक्स है, पाई बाई 2 एक्स ऐसे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू वो भी आपने ऐड कर दी। तो पहले वाले की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -9 आ रही है, y की वैल्यू देखो -9। सेकंड वाले की मिनिमम वैल्यू वो क्या निकल कर आ रही है, सेकंड वाले की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ऐसे जा रहा है, ये -8 होगा, स्केलिंग चेंज होगी, y को रिप्लेस किया आपने y बाई 8 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केलिंग सेम x के लिए चलता है ऐसे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू को कितनी होगी -9, और ये कितना हो गया +7, ओके। और ये जो है ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया -8। तो आपके पास में जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है -10 आ गई, मिनिमम वैल्यू वो कितनी आ गई है -10। और जब आपके पास x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एट x इक्वल टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x की जो वैल्यू जा रही है वो इंफिनिटी की तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, पहले वाले फंक्शन की वजह से ये पैराबोला जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ओके। और दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो आपने कहा एंड f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस भी है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो इसकी जो रेंज आ गई वो आपके पास में आ गई, हेंस रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x वो आपके पास में कितनी है, -10 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास में रेंज आ गई। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई, सबको समझ में आया, दीपक, यतन, यस सर। यस सर। नेक्स्ट मेथड है, ये तो मैं वैसे सर एक बार ऊपर कर। नेक्स्ट मेथड जो है वो मैं आपको वैसे करा चुका हूं, ठीक है, बट कंप्लीटनेस के लिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या 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 चीजें यूज कर सकते हो, थोड़ा सा और एक्सपोजर मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर कौन सा है आप बता दोगे नोटबुक में से, कौन सा मेथड नंबर है? नाइन्थ। ओके, मेथड 9। मेथड 9 में आपने कहा कि मेथड 9, चलो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक करते हैं। मैंने कहा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा हो सब्स्टिट्यूशन कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से जो है आसान हो जाएगा या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लग जाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रेंज फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो उन चीजों को। जैसे आपने कहा फाइंड रेंज ऑफ, आपने रेंज फाइंड करना है 7x माइनस का 8y प्लस 3, और ये बता दिया, मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक कोई कंडीशन बताई हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बताया हुआ है। तो जैसे ही मेरे को दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मेरे दिमाग में तभी आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर तो ये पूरा क्वेश्चन जो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा लीनियर की फॉर्म में 7 साइन एक्स माइनस का यानी कि 7 साइन थीटा माइनस का 8 कोस थीटा, उनकी वैल्यू मैं फाइंड करना जानता हूँ। कैसे फाइंड करना जानता हूँ कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स टाइप से अगर कुछ लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी जरूरी रेंज जाती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक वैल्यू जाती है। ठीक है, तो मैंने यूज कर लिया उस चीज को। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से होगा ये सब चीजें। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसे मान सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो मैं सीकेंट स्क्वायर टेन थीटा की, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो दिखना चाहिए फिर आपको। लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, y इक्वल टू कोस थीटा ऐसे मान लिया आपने, और इसके बाद इसे सोल्व कर लिया, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, गिवन एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा कि 7 साइन थीटा, ठीक है, माइनस का 8 कोस थीटा प्लस में 3, और इसकी जो रेंज है वो आप फाइंड करना जानते हो। यानी कि रेंज क्या हो गई, रेंज आपके पास में हो गई है, वो आपके पास हो गई है ऐसे कि ये 3 में एक बार तो इनका 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना, ये 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी होगी 49, और ये 64, तो 13, ओके 113। तो आपने कहा ये वैल्यू आपके पास में हो गई है 3 प्लस अंडर रूट में 113, ऐसे रेंज आ गई, ऐसे आपके पास में क्या आ गई, रेंज निकल कर आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मान लो कहीं पर ऐसे करके लिख दिया 2t प्लस में 7z प्लस में 3, इसकी रेंज बतानी है आपने, और ये लिखा हुआ है वेयर टी स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने बोला कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो आप ऐसे, थोड़ा सा देखा आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा टी डिवाइड बाई 4 पूरे का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 3z डिवाइड बाई 4 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस 16 को मैं नीचे की तरफ ले आया। ओके, तो अगर मैं t/4 को अगर मैं ऐसे लगाना चाहता हूँ तो t/4 को मुझे साइन थीटा मानना पड़ेगा, ये प्लस का चल रहा है तो साइन में ही चलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो t की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो आ गई आपके पास में 4 साइन थीटा, मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ। ओके, और 3z डिवाइड बाई 4 इसकी वैल्यू को मैंने मान लिया कोस थीटा, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी z की वैल्यू क्या आ गई 4 कोस थीटा डिवाइड बाई 3, तो ये तो साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चला जाएगा, तो फिर तो उसके बाद फिर दोबारा से मैं ऊपर जो अभी लगाया वो रिजल्ट लगा सकता हूँ। तो ये क्या बन गया 2t था, तो 2t जो था ये गिवन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसे हो गया 8 साइन थीटा प्लस में 28 डिवाइड बाई 3 कोस थीटा प्लस में 3। और आप ऐसे कह सकते हो कि जो इसकी रेंज आएगी, कि इसकी जो रेंज आएगी वो आपके पास में ऐसे आ गई है कि 3 से लेकर यानी कि 3 में एक बार आपने ये जो लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस में 28 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ये आपने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार आपने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपने एक बार ऐड कर दिया। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके,
तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड, सर थोड़ा सा नीचे कर दो। मेथड 10। मेथड 10 आप जैसे कि एएमजीएम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एएमजीएम, रेंज फाइंड कर रहे हो आप यूजिंग रेंज, यूजिंग एएमजीएम। तो एएमजीएम यूज करने के लिए आप जानते हो एएम का मतलब हो गया ए प्लस बी डिवाइड बाई, अगर दो नंबर है तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम का मतलब अंडर रूट ए बी। तो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर जो जो चीजें मैंने लिखवाई थी वो याद रहनी चाहिए। वहां पर क्या बताया था कि अगर आप एएमजीएम अप्लाई कर रहे हो तो जो नंबर होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। और दूसरा ये बताया था आपको कि एएमजीएम अप्लाई करते हुए अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो आपने ये देखना होता है कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। आपने ऐसे लिखा था, चलो मेरे को जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर देन जो एम की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगी। यानी कि यहां पर हो गया आपके पास में ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी होगी। आपने कहा था फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर होने चाहिए ये इक्वल होने चाहिए। टू होल्ड, अगर इक्वलिटी होल्ड करना चाहते हो तो जो नंबर्स है देन नंबर शुड बी इक्वल। नंबर का मतलब हुआ जैसे कि ए और बी की फॉर्म में बात करें, ए बी शुड बी इक्वल। ओके, तो एएमजीएम अप्लाई करने के लिए एक आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मान लो अगर आपके पास में कोई दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट यानी कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप से, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट करूंगा कोई कांस्टेंट टाइप का नंबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो उस वाले केस में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं पर भी ऐसा हुआ नंबर इक्वल नहीं आए तो ये मेथड फेल हो जाएगा, फिर ये इस वाले मेथड से आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते, ठीक है। फिर आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस में 8 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 7, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो मुझे दिख रहा है tan और कोट, तो tan और कोट तो क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर भी है। दूसरा आपके पास में ये क्या है कि इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो कांस्टेंट टाइप का नंबर बन जाएगा। यानी कि एक टर्म को अगर मैं ये मान लूं, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, बस इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एएमजीएम अप्लाई कर रहा हूं मैं, रेंज अप्लाई करने के लिए, रेंज के लिए मेरे को सीधे सीधा दिख रहा है कि मैं एएमजीएम अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि tan स्क्वायर एक्स प्लस में 8, यहाँ पर ये कोट स्क्वायर का मतलब हुआ tan स्क्वायर, ऐसे इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास में 2, और यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स इंटू में 8 डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स, तो ये कट हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास में आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो 4√2, ये वैल्यू आ गई। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी जो रेंज है वो 4√2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी, नहीं नहीं, या फिर आप कह दो कि इस वाले पार्ट की जो रेंज है वो ऐसे होगी, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते आप। कब तक नहीं बोल सकते, पहले आपको इक्वलिटी चेक करनी पड़ेगी, फॉर इक्वलिटी, ठीक है। अगर ये इक्वल भी है या नहीं है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा पहले आपने। तो फॉर इक्वलिटी वो क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 8 कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या, तो दूसरी तरफ गया तो ये क्या बन जाएगा, tan रेज टू की पावर 4x, उसकी वैल्यू 8। तो इसका मतलब हुआ tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहां से ये आ गया प्लस माइनस, और ये अंडर रूट यानी कि फोर्थ पावर ऐसे, और ये 8 ऐसे आ गया आपके पास, या सॉरी tan x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास में, ऐसे आ गई। तो भाई tan की जो वैल्यू, ये तो रियल टाइप का नंबर लिखा हुआ है, तो आपने कहा tan की जो वैल्यू वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये तो पॉसिबल है,
पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, एज एनी टेन की वैल्यू ऐसे हो सकती है। तो अब आपने कह दिया कि इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, हेंस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 8 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स, या कह दो 8 कोट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू आपके पास में आ गई है, कितनी होगी 4√2 होगी, 4√2 आपके पास में मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, तो देखो जब आप x की वैल्यू को, अगर आप x की वैल्यू को 10 का जो ग्राफ होता है वो ऐसे लिखा है, नीचे जो है कोट लिखा हुआ है, तो अगर आप x की वैल्यू को 0 की तरफ लेके जाते हो, जैसे देखा आपने x की वैल्यू को 0 की तरफ लेके जाते हो, तो टेन स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी, 0 पर नहीं लेके जा रहे हो, 0 की तरफ लेके जा रहे हो आप, जहां पर ये डिफाइन है वहां पर, तो ये टेन स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो तो 0 की तरफ ही रहती है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है 10 को तो। ओके, बट कोट स्क्वायर जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपने ग्राफ देखा हुआ है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट की तरफ जारी होती है, इनफाइनाइट की तरफ। तो इसका मतलब हुआ आपके पास में कि इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कहां की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ मैक्सिमम जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो अब आपने बोल दिया, यानी कि एफ की मिनिमम वैल्यू वो उसमें क्या था, 7 लिखा हुआ था, ऊपर क्या लिखा हुआ था 7, यानी कि जो रेंज आ गई वो क्या आ गई 7 प्लस में 4√2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, हेंस रेंज वो आपके पास आ गया 7 प्लस 4√2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये आपके पास में क्या आ गई है, इसकी रेंज आ गई। और ये लिखने के लिए इसमें ये इक्वालिटी के लिए चेक क्यों किया, क्या कह रहे हो, ये इक्वालिटी के लिए चेक किया क्यों करा आपने इसमें? इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं भैया, एएमजीएम में आपको बताया था कि एएमजीएम में अगर वो नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उस वाले केस में वो इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे उस वाले केस में, फिर अगर वो नंबर इक्वल होंगे तभी आपके पास पॉसिबल है एएमजीएम अप्लाई करना, तभी तो इक्वल बनेंगे ना। अगर एम की वैल्यू जीएम की इक्वल कब हो सकती है, देखो अगर दो नंबर है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है और ये आपके पास में लिखा हुआ है इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ ए बी की, ऐसे अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल है, तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 2√ab, ये दूसरी तरफ गया तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में ये प्लस माइनस में 2√ab इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ a माइनस का अंडर रूट ऑफ b पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, a और b को इक्वल होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। क्लियर हुआ यतन? यस सर, अगर नहीं आती तो फिर हम ओपन ब्रैकेट लाते हैं। नहीं नहीं, अगर 4√2 नहीं आती तो भाई फिर उस वाले केस में आपको क्या करना होता, ये मेथड को ही कट कर देना होता, इस मेथड से फिर हम सोल्व ही नहीं करते। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कोई नंबर के बारे में कि कोई एक नंबर है x, वो क्या है ग्रेटर है, x जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो इसका मतलब मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि x की वैल्यू 5.5 होगी, ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूं, नहीं, एक 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर होने का मतलब कोई नंबर मान लो ये जो लिखा हुआ है x की वैल्यू 10 है, तो मैं कहता हूं ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकालू, कुछ नहीं कह सकता। कोई बच्चा फिर कह दे कि सर x की वैल्यू 9, तो रेंज में तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे ऐसे, है ना। ओके, अब आपने कहा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 प्लस 4√2 थी और मैक्सिमम वैल्यू जो गई यानी कि x की वैल्यू 0 के ऊपर ये इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास में अगर आप ऐसे सीधा सीधा बोल दोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ग्राफ भी तो होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपने कहा जैसे अगर 0 से लेकर π/2 में चेक करते हो आप, 0 से लेकर π/2 में अगर आप चेक करते हो तो 10x की जो वैल्यू है भाई 0 के लिए चेक कर रहे हो, तो आपने कहा 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 का मतलब हुआ कि जो 10 की वैल्यू जा रही है वो आपके पास में क्या जा रही है, कंटिन्यूअस टाइप की ग्राफ जा रहा है, यानी कि जहां पर फंक्शन की जहां पर फंक्शन की ये जो है 0 से लेकर π/2, तो जहां पर ये जो लिखा हुआ है देखो, अगर आप ऐसे करते हो 8, या इस चीज को थोड़ा सा और सोल्व करता हूं मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके लिए मैंने ऐसे कहा 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में प्लस
माइनस और ये अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट 8 का मतलब हुआ 2√2। ओके, तो 10x की जो वैल्यू होगी वो यहां से जाएगा तो दोबारा से एक अंडर रूट लगेगा, नेगेटिव वाले का अंडर रूट लेते नहीं, तो दोबारा से आपने पॉजिटिव वाले का अंडर रूट लिया, ऐसे ये प्लस माइनस ऐसे होगी। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 2√2। 2√2 का मतलब 4 से तो कम हो गया, 2√2 का मतलब हुआ 4 से कम हो गया, और उसका आप अंडर रूट ले रहे हो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो π/2 यानी कि 1.5 से भी कमी आएगी, 1.5 से भी कमी आएगी आपके पास। ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये 1.5 से कमी आएगी, यानी कि π/2 करते हो, π/2 करने का मतलब 3.14 अप्रोक्स डिवाइड बाई 2, तो 1.6 समथिंग, तो उससे कम आ रही है ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है उससे कम आ रही है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 में आ जा रही है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू वो 0 के ऊपर आ रही है। तो 0 से लेकर π/2 में, जो ये लिखने से पहले मैं ये बोल रहा हूं कि इन बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 जो tan x का ग्राफ है एंड cot x का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, बहुत कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रॉब्लम 0 to π/2 बोला मैंने, 0 π/2 के ऊपर नहीं बोला, 0 to π/2 बोला है। इनको प्रॉब्लम कहां पर आती है, 0 के ऊपर और π/2 के ऊपर प्रॉब्लम आती है। ओके, बोथ ग्राफ आर कंटिन्यूअस, तो जहां जहां पर ये कंटिन्यूअस थे हमने वो वाला पोर्शन लिया, 0 से लेकर π/2 के बीच में दोनों के दोनों ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज f of x जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, f of x विल बी कंटिन्यूअस। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था, कंटिन्यूअस वाला बता दिया आपने। दूसरा आपने कहा कि ऑल्सो इफ x की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब f of x की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और f of x जो मिनिमम है वो आपके पास में क्या आ रहा है 7 + 4√2 आ रहा है, इसी में 0 से π/2 में आपके पास में ये सब चीजें आ जा रही है। तो इसका मतलब हुआ इनसे, इन तीनों को क्लब करके आप क्या बोल सकते हो कि जो रेंज होगी वो क्या होगी 7 + 4√2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी। दिस इंप्लाइज जो रेंज आ गई वो आपके पास में क्या आ गई है, रेंज 4√2 + 7, और इन्फिनिटी में 7 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगी। क्लियर हुआ भाई? बोलो कि ये वाली बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपने कहा ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा, तो मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है f of x, ये लिखा हुआ है x² प्लस में 4 डिवाइड बाई x² + 9, तो मैंने देखा भाई ये तो x² लिखा हुआ है ऐसे ही, तो मैंने अगर मैं AMGM अप्लाई करने की सोचूं, AMGM अप्लाई करने की सोची मैंने, तो मैं क्या बना लेता हूँ, ऐसे ऐसे बना लेता हूँ, न्यूमरेटर में भी सेम टाइप का बना लेता हूँ, +9 कर देता हूँ, +9 नहीं तो करना ये बन गया। ओके, ये दूसरी वाली टर्म बन गई 4 डिवाइड बाई x² + 9, ये आपके पास दूसरी वाली टर्म बन गई, ये दूसरी टर्म हो गई, और +9 किया है तो -9 भी कर दिया मैंने। ओके, तो अब इसका मतलब हुआ ये, इसको जैसे मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, तो यहाँ पर AMGM अप्लाई कर दिया मैंने। AMGM अप्लाई करने का मतलब कि a + b की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में आ जाएगी, a + b की वैल्यू। ओके, अगर ऐसा करने की सोचता हूँ तो देखो क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2√ab। √ab का मतलब हो गया आपके पास में कि x² + 9 इंटू में 4 डिवाइड बाई x² + 9, ये आपके पास में कट हो गया, ये तो 2 × 2 4 हो गया, माइनस का 9 चल रहा है, चलने दो, ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और फिर मैंने इक्वलिटी के लिए ऐसे कर दिया मैंने, और फिर मैंने इक्वलिटी के लिए चेक किया 4 इक्वलिटी, अगर आप ऐसे करते तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाती ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अगर आपने इक्वलिटी चेक किया तो देखा अब आपने कि x² + 9 की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या हो गया 4 डिवाइड बाई x² + 9 के इक्वल होगी या नहीं होगी, तो ये तो हो गया x² + 9 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जो वैल्यू है, पॉजिटिव टाइप का नंबर है तो नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया मैंने 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू -7 नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो मैक्सिमम है ये जो है, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें नहीं पता चला। तो आपने बताया, सो इट इज नॉट मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर जो AMGM था वो AMGM ये आपके पास में फेल हो गया। फेल हो गया। अब क्या करें, ओपन लगा दे क्या? नहीं, ओपन नहीं लगा सकते, ये फेल हो गया मेथड। अब क्या करें, कैसे करें? तो भाई अब दूसरे मेथड से करो जैसे सीखा हुआ आपने। ठीक है, तो अब ये फेल हो गया, अब आपने दूसरे मेथड से करना है। दूसरे मेथड से कैसे करें? दूसरे मेथड से करना जानते हैं हम। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अगर मैं टी बोल दूं, ठीक है, तो टी प्लस 4/t इस टाइप से लिखा हुआ है। टी की वैल्यू हम लिख लेते थे, जैसे ही मैंने टी बोला तो टी की वैल्यू लिख लेते थे। याद आया मेथड? जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। आपने क्या किया, यहाँ पर +9 कर दिया और यहाँ पर -9 कर दिया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी बोल देता हूँ, तो आपके पास में क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन है, टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? टी की जो वैल्यू होगी वो 9 क्लोज से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया आपका? एफ ऑफ एक्स बन गया आपके पास में ऐसे टी प्लस में 4 डिवाइड बाई टी माइनस का 9। अब इस चीज को सोल्व करना है। अब इस चीज को सोल्व करने के लिए अब तो आप कर चुके हो, कैसे सोल्व करें कि पहले तो देख लेते हैं ये इंक्रीजिंग टाइप का है या नहीं है। तो आपने ऐसे कर दिया कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 माइनस का 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। और टी की जो वैल्यू है 9 टू इन्फिनिटी अगर वैल्यू पुट करोगी तो देखो 4 डिवाइड बाई 9 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर रहे हो तो 4 से तो बड़ा ही नंबर आएगा ना। टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 से तो बड़ी आएगी। तो 1 में से आप भाई देखो 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा लेस देन होगी किससे, 1 से। ये जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी 1 से। तो 1 में से आप 1 से कम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब जो वैल्यू रहने वाली है वो पॉजिटिव टाइप की वैल्यू रहनी है, यानी कि ये जो आएगा ये ग्रेटर देन 0 टाइप की रहने वाली है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 टाइप का रहने वाला है तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का है। ये मुझे पता चल गया ये क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है। तो आपने कहा जी ऑफ टी या ऐसे ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको ये टी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे लिखो भी, इसे ये टी की फॉर्म में लिखा है तो आप इसे भी कोई दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिख लो, टी की फॉर्म में ये जी डैश टी ऐसे लिख दिया मान लिया। तो अब आपने कहा कि जो जी टी है जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। किसमें, इन टी बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है। दूसरा, जी ऑफ टी की जो वैल्यू है वो आपके पास में कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि आपने ग्राफ देखा हुआ है कि x प्लस 1/x का ग्राफ, ठीक है, आपने देखा हुआ है x प्लस 1/x का जो ग्राफ होता है उसको प्रॉब्लम कहां पर है, इसको प्रॉब्लम तो केवल t की वैल्यू 0 होगी तभी तो प्रॉब्लम है। तो t की वैल्यू 0 तो हम ले ही नहीं रहे, t की वैल्यू 0 तो ले ही नहीं रहे, तो t की वैल्यू 0 नहीं ले रहे तो ये कंटिन्यूअस भी। तो इसका मतलब हुआ, तो ये जो gt लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो गई है, वो आपके पास हो गई है 9। ये आपने कहा जैसे t प्लस 4 डिवाइड बाई टी माइनस का 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी होती है तो मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करोगे कि आपने मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया 9 वैल्यू पुट कर दो भाई, 9 के ऊपर मिनिमम है क्योंकि इंक्रीजिंग टाइप का है ना, तो 9 के ऊपर उसकी वैल्यू कम होगी, 10 के ऊपर जाओगे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, 11 पर जाओगे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, इन्फिनिटी पर जाओगे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 से लेकर 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 माइनस का 9, 9 से 9 कट हुआ 4/9 आ गई। ओके, और जैसे टी की इन्फिनिटी तक जाओगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास में जीटी की जो वैल्यू होगी वो कहां तक जा रही होगी, इन्फिनिटी। ऐसी जीटी की जो वैल्यू होगी वो टी प्लस 4/t माइनस का 9 है, तो ये वाला वैल्यू तो कहां चलेगी, इन्फिनिटी की तरफ। ये वाली वैल्यू कहां तक चली गई, 0 की तरफ। ये वाली जो वैल्यू है 0 की तरफ जा रही है, ये इन्फिनिटी की तरफ, और ये -9, तो इन्फिनिटी में 0 ऐड भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ गया, इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका मतलब हुआ यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो रेंज क्या आ गया आपके पास में, रेंज, हेंस रिक्वायर्ड रेंज
वो आपके पास आ गई है 4/9 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये आपके पास में रेंज आ गई 4/9 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये आपके पास में इसकी रेंज आ गई। बोलोगे ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है? सर एक बार ये फिर से बताना कि AMGM क्यों नहीं लगा। AMGM इसलिए नहीं लगा कि ये जो दोनों नंबर थे ये आपस में इक्वल होने पॉसिबल नहीं थे। जैसे आपने इक्वलिटी के लिए चेक किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -7 आ गई, तो वो नॉट पॉसिबल हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा AMGM को आपने हटा दिया। सर लेकिन AMGM तो तब भी लगता है जब अगर नंबर इक्वल नहीं हो तो। नहीं, अगर AMGM लगने का मतलब आप उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता पा रहे ना, मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाओगे। अच्छा मिनिमम वैल्यू बताने के लिए वो नंबर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इक्वल होने चाहिए। जैसे ये बताया हुआ इक्वलिटी होल्ड के लिए, ये इक्वलिटी होल्ड के लिए है, तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए नंबर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम इक्वलिटी के बारे में बता ही नहीं पा रहे कि इक्वलिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, कहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इनका यूज कर सकते हो, EMGM का आप ऐसे यूज कर सकते हो। बोलोगे ये बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके, एक क्वेश्चन और लिख लिया आपने प्रैक्टिस के लिए। ये आप अपने आप से अप्लाई करोगे, देखो इसमें AMGM अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपको फील आ रही है या नहीं आ रही कि इसमें AMGM अप्लाई हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है। वो ये है, इसकी रेंज बतानी है आपने, रेंज बतानी है। तो मैंने देखा कि भाई ये x⁴ है, x⁴ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 18/x² लिखा हुआ है। तो इनकी अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट में तो x² बच जाएगा। तो फिर मैं ऐसा करूं भाई, x⁴ को कैंसिल करना है मुझे, कोई कांस्टेंट टाइप का नंबर बन जाना चाहिए, तभी तो AMGM लगाने का फायदा है। तो आपने कहा फिर तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये 18 लिखा है ना, 18 को मैं x² प्लस ब्रेक कर 9 लेता हूँ, 9/x² प्लस 9/x² लिख लेता हूँ इसे, 9/x² प्लस 9/x² लिख लेता हूँ, उसके बाद सोल्व कर लेता हूँ। हाँ, फिर काम हो जाए क्या पता। तो आपने ऐसे कहा कि इसको मैं ब्रेक ही कर लेता हूँ सीधा, कि x⁴ और इसको मैंने लिख दिया 9/x², और इसको मैंने लिख दिया 9/x², ऐसे प्लस में 7। अब एक टर्म को मैंने मान लिया कि ये जो टर्म है ये A है, ये जो टर्म है इसको B मान लिया, और ये जो टर्म है इसको C मान लिया। अब मैंने AMGM अप्लाई करने की सोची, अब आपने अप्लाई किया, अप्लाइंग AMGM। ओके, अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद फिर लास्ट में जाकर आप अप्लाई करोगे, उसके बाद चेक करोगे, तो पहले यहाँ पर ही चेक कर लो इक्वलिटी के लिए, फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए, x⁴ की वैल्यू, 9/x² की वैल्यू, 9/x² की वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व कर लिया। तो क्या हो गया, x⁴ की वैल्यू 9, तो ऐसा तो पॉसिबल है, x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है 9, और यहाँ पर ऐसे 6, और ये प्लस माइनस का साइन। हाँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी वैल्यू तो, ये तो रियल टाइप की वैल्यू, x की वैल्यू ऐसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, यहाँ से तो यानी कि मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। तो अब आपने सोल्व कर लिया। ओके, सोल्व किया आपने जल्दी से इसे।
हाँ यतन बोलोगे। सर क्लोज 7 प्लस 3 into 3 की पावर 1/3 से इंफिनिटी। ठीक है ठीक है। अब आपने कहा भाई इसका मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने का मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू और ये आपके पास में इन तीनों का सम है डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में क्या हो गया x रेज टू की पावर 4 9/x² और 9/x² और इस पूरे की पावर 1/3 ये कट हो गया। तो 9 इंटू 9 81, तो 81 का मतलब 27 तो 12 जाएगा, तो 3 इंटू में 3 और एक क्या रह गया 3 की पावर 1/3 अंदर रह गया और ये +7 चल रहा है, +7 भी चलता रहेगा। इक्वलिटी होल्ड कर सकती है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गई, यहां से हो गया 9 इंटू में 3 की पावर 1/3 +7 और जब ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई, यानी मिनिमम वैल्यू आपके पास में आ गई है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो आपके पास आ गई है 9 इंटू में 3 की पावर 1/3 +7। ओके, और जब आप x को इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हो तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है। और इन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी बोल रहा हूं कि इन 0 टू इन्फिनिटी ऑल्सो, इन 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में fx जो है वो कंटिन्यूअस भी, क्योंकि 0 पर प्रॉब्लम होगी ना इससे। तो रेंज ऑफ फंक्शन हेंस रेंज ऑफ फंक्शन वो आपके पास में कितनी हो गई है 9 इंटू 3 की पावर 1/3 +7 से लेकर के इन्फिनिटी तक चल रहा है ग्राफ। ओके, क्लियर हुई इतनी बातें सभी को? यस सर। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा सा, ये लास्ट वाली लाइन। ओके एक मिनट, रोहित, सागर वीडियो पर क्यों को बैठे हुई, सचिन, भूयस, मनीत, संध्या सभी वीडियो करके बैठे हो क्या? मीनाक्षी, शुभम, मीनाक्षी और शुभम कहां पर हो भाई? मीनाक्षी तुम कहां पर हो बच्ची? वीडियो करके कहीं चले गए क्या? तो बच्चों इस तरह से हमारा जो ये पार्ट था डोमेन रेंज, ठीक है, ये सब चीजें कंप्लीट हो गई। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 डीटीएस दी थी सोल्व करने के लिए, तो उनके जो डाउट है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। है सर उसमें डाउट? हाँ, तो वो जो डाउट आए हुए हैं, जो डाउट आए हुए हैं वो आप पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो ब्रेक के बाद करेंगे। तो फिर फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 इलस्ट्रेशन 8, ओके एक मिनट रुकोगे।
इलस्ट्रेशन 8 नहीं, मैंने कहा था इलस्ट्रेशन में भी है। अच्छा, इलस्ट्रेशन में भी डाउट है, ठीक है। बस 1-2 मिनट का टाइम दो। थर्टी वन इलस्ट्रेशन 31। इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 31 में ऐसे बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास लिखा हुआ है मोड y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड y इक्वल टू, ओके ये वाला जो क्वेश्चन है अभी के लिए स्किप कर दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तब करा देंगे। इनवर्स लिख लो इस पर, इनवर्स। इलस्ट्रेशन 34। इसमें इनवर्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 34, इलस्ट्रेशन 34 अभी टॉपिक होना बाकी है। 1-1 ऑन 2 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे ही 1-1 ऑन 2 होगा अपने आप हो जाएगा। तो आई होप सो नेक्स्ट क्लास तक आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट आगे आपके पास में कि वर्कबुक में DTS 1 आपने निकाली, इसमें जो जो डाउट है पूछोगे। थर्टी फोर। इसमें सबसे पहले आप बोल रहे हो कि 34 नंबर DTS 1 में भी जो जिसको भी डाउट है, सभी बच्चे ध्यान दें कि DTS 1 में किसी को कोई डाउट है तो पूछे। पहले सबसे पहले DTS 1, ओके। DTS सेकंड में जो डाउट है वो पूछे। सर 1 मिनट, डाउट है फर्स्ट में डाउट है तो बोलो। में है सर 13 14। 13 एंड 14, ओके। तो 13 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन में द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई, तो ये आपके पास लिखा हुआ है log 4 प्लस में 1 प्लस 1/2x, ये लिखा है log 3 इज इक्वल टू log, यहां पर लिखा है 3 रेज टू की पावर 1/x प्लस 27। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने का मतलब लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाते जाओ और सोल्व करते जाओ। तो आपके पास में क्या हो गया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये लिखा है log 4, यहां पर लिखा है आपके पास में 1 प्लस 1/2x log 3। तो ये log a प्लस log b की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपने अप्लाई कर दी, तो क्या बन जाएगा log ab का मतलब हो गया 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। तो ये जो है ये तो आपके पास इसकी पावर में चला गया, तो यानी कि ऐसे आ गया 4 इंटू में 3 रेज टू की पावर 1 प्लस 1/2x इज इक्वल टू आपके पास हो गया log, और ये आपके पास रह गया है 3 रेज टू की पावर 1/x प्लस 27। तो यहां से आपने कहा कि ये क्या हो गया 4 इंटू में, देखो 3 की पावर a प्लस b होता तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 3 रेज टू की पावर 1, ठीक है। 3 रेज टू की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1/2x, ठीक है। और ये क्या आ गया है 3 रेज टू की पावर, दूसरी साइड से आ गया है 1/x,
प्लस में 27। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। तो अब इसे क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व कर लो। जैसे 3 रेज़ टू की पावर 1/x को अगर आप t बोलोगी तो 3 रेज़ टू की पावर 1/2x को आपके पास में क्या बन जाएगा, t² बन जाएगा। ये कितना बन गया, ऐसे बन गया 12 इंटू में 3 रेज़ टू की पावर 1/x इसका स्क्वायर, और ये आपके पास है 3 रेज़ टू की पावर 1/x प्लस में 27। क्लियर हुआ बच्चे? सर वो 2 तो नीचे है। हाँ तो 1/x की पावर करो। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने कहा कि ये जो है, ठीक है क्लियर है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे उल्टा लिख लो। ये 3 रेज़ टू की पावर 1/2x ये लिखा हुआ है, और ये 3 रेज़ टू की पावर x लिखा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 रेज़ टू की पावर ये 1/2x इसका स्क्वायर लिख दिया। तो अब आपके पास में 3 रेज़ टू की पावर 1/2x, इसको अगर आपने t बोल दिया है तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ऐसे बन गया 12t, और ये क्या बन गया यहाँ पर t² प्लस में 27। तो t² माइनस का 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 9 एंड t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? यहां से एक बार t की जो वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग देख लो। तो आपने कहा 3 रेज़ टू की पावर 1/2x, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। 9 का मतलब हो गया इज इक्वल टू 3 रेज़ टू की पावर 2 के इक्वल, यानी कि 1/2x की जो वैल्यू आई वो आपके पास में 2। तो आपके पास x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1/4। ओके, x की जो वैल्यू आई वो आपके पास में क्या आ गई है, 1/4। दूसरा आपने ऐसे कहा कि यहां से 3 रेज़ टू की पावर 1/2x, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में 3 के इक्वल, 3 की पावर 1 यानी कि 1/2x जो पावर है वो आपके पास 1 के इक्वल। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई, x को ऊपर लेके जाओ 1 को नीचे लेके जाओ, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपके पास 1/2, ठीक है 1/2 आ गई। तो ये क्वेश्चन, तो आपके पास में कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन आ गए। ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे है कि द करेक्ट प्लॉट ऑफ, ये लिखा है y इज इक्वल टू मोड के अंदर x माइनस 1 प्लस में 2 इंटू में x माइनस का 3, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट प्लॉट बताना है आपने। तो ऑप्शन आपके पास में गिवन है। तो देखो भाई, इसको अगर ब्रेक करना हो तो एक तो देखो ये अपना नेचर कहां पर चेंज कर रहा है, ये जो अपना नेचर है वो चेंज कर रहा है कि जब x की वैल्यू, ये वाला जो है, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तब होगा। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 3/2 से कम होगी तब ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो आप ऐसे देखो कि अगर x की वैल्यू 1 हो गई, ये जो है मोड ऑफ x, एक बार के लिए मैं समझा दे रहा हूँ कंसेप्ट। तो इसकी जो वैल्यू है वो x माइनस 1 आ जाएगी कब, अगर ये पॉजिटिव टाइप का नंबर होगा। तो जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 आ जाएगी। यानी जो भी कोई वैल्यू पुट करोगे x की, वो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगी। और अगर आपने कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस का साइन लगेगा इसके सामने, तब बाहर निकलेगा। ओके, दूसरे वाला क्या कह रहा है, ऐसे ही x माइनस 3 वाला बोल रहा है कि वो कहां पर नेचर चेंज करेगा, अपना 3 के ऊपर नेचर चेंज करेगा। तो ये x माइनस 3 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। और ये आपने कहा माइनस का x माइनस 3 जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगी। यानी कि जो ग्राफ होगा आपका, यानी कि जो ग्राफ होगा वो आपके पास में ऐसे ऐसे नेचर चेंज करेगा। आपने बना लिया, एक तो नंबर लाइन पर लिखा 1, यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखा 3। तो 1 से पीछे, अगर 1 से नंबर जो है, यानी कि 1 से पीछे जब रहेगा तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी, y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, ऐसे आएगी कि 1 से कम है तो पहले वाले ब्रैकेट से आपके पास आएगा माइनस में x माइनस 1। और दूसरे वाला कब नेचर चेंज कर रहा है, जब 3 से कम होगा। तो 3 से तो कम ही है ये वाला जो पोर्शन है, तो 3 से कम होगा तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू में x माइनस 3। ओके, यहाँ पर इस रीजन में 1 से लेकर 3 वाले रीजन में, इस रीजन में क्या होगा कि
ये जो है पहले वाले ब्रैकेट से तो x-1 बाहर निकलने लगेगा और दूसरे वाले ब्रैकेट से अभी भी क्या निकलेगा, माइनस का साइन बाहर निकलेगा ऐसे। ओके, तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, जब x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 3 होगी तो पहले वाला भी पॉजिटिव टाइप की वैल्यू निकलेगी और दूसरे वाला भी पॉजिटिव टाइप की वैल्यू निकलेगी। तो आपने इनका ग्राफ बनाना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक तो ये वाली वैल्यू रहेगी, ये वाला फंक्शन चलेगा, 1 से लेकर 3 तक ये वाला फंक्शन चलेगा और 3 से लेकर ये आपके पास चलेगा। ओके, तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है आप ऐसे समझ सकते हो। अब इसे थोड़ा सा अगर आपको रफली डायग्राम बनाना हो जल्दी से, रफली डायग्राम बनाना हो आपको जल्दी से, तो आप ऐसे समझो कि ये जो है एक लीनियर टाइप का, देखो ये लीनियर टाइप का है, यानी कि यहां से भी लीनियर चलेगा, यहां से भी लीनियर चलेगा, यहां से भी लीनियर चलेगा, यानी कि जो ग्राफ चलेगा वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चलेगा। तो जैसे मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो आपके पास जो ग्राफ जा रहा है ऐसे, अगर मैं x की वैल्यू मैं रफली जल्दी जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी, सब चीजें करनी पड़ेगी, बट आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कहा ये x है, ये y है, ये 0। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट कर दी तो पहले वाला तो 0 बन गया, ठीक है। और दूसरे वाला जो था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का मतलब हुआ कि 2, 2 इंटू 2 4, यानी कि जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास जो वैल्यू निकली वो आपके पास निकली 4 वैल्यू, 4 वैल्यू निकली। और 4 वैल्यू निकलने में मुझे ये पता चल गया है कि यहां से, ओके चलो आपने अभी के लिए तो ये बोला कि ये वैल्यू आपके पास आ गई है। दूसरा आपने कहा कि जब आप x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो तो ये सेकंड वाली ब्रैकेट जो है ये 0 बन रही है, सेकंड वाली जो ब्रैकेट है ये 0 बन रही है। तो आपने ये कहा 3 पर ये वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है आपके पास में 1। ओके, तो मुझे अब ये तो पता चल गया कि 3 पर ये 1 आ रहा है, यानी कि आपने कहा ये आपके पास में ग्राफ ऐसे तो जा रहा है, ये वाली लाइन तो आ रही है, भाई दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। अब जो लाइन है वो लाइन ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे जा सकती थी, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि क्या तो इन लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है। इन लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको फिर तो आपको क्लियर ग्राफ मिल ही जाएगा। अब आपने कहा दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई अगर मैं 3 से बड़ा कोई नंबर पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। मान लो 3 से बड़ा आपने कोई नंबर पुट किया 4 पुट किया, या 4 पुट किया, 10 पुट कर लिया, जो भी कुछ पुट किया आपने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा सीधा लाइन बनेगी। 4 वैल्यू पुट किया आपने, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर रहे हो तो पहले वाले से कितना आ गया 3, और सेकंड वाले से क्या आ गया 4 पुट किया तो 3 प्लस 4 पुट किया आपने, पहले वाले से 3 आया, दूसरे वाले से 2 आया 5, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है भाई, है ना, ऐसे लाइन जा रही है। ओके, दूसरा आपने कहा यहाँ पर 1 से पहले क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आपने कहा 1 से पहले 0 वैल्यू पुट कर देख लेता हूं, तो पहले वाले में क्या आ रहा है, ये आ गया आपके पास में 1, और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ये 0 के ऊपर 7, यानी कि ये जो है 7 से पास करा दिया आपने, ये 7। ऐसे ग्राफ बन रहा है आपके पास में, तो देख लो ऐसा कौन सा ग्राफ बन रहा है, ऐसा कौन सा ग्राफ आपके पास में बन रहा है वो आपने देख लिया। ओके, फिर उसके बाद अगर किसी को ये भी कंफ्यूजन हो, अब जो है अब आपके पास ग्राफ तो बना लिया आपने, रफ डायग्राम तो बना लिया, अब इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा। ग्राफ बनने का मतलब कि उनमें ऐसी ऐसी चीजें तो सभी में लिखी हुई है, बट उसमें इक्वेशन लिखनी है। तो देखो भाई इक्वेशन लिखने के लिए फिर आपको ये जो चीजें बताई आपको इसी का यूज करना पड़ेगा। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक क्या इक्वेशन रहती है, देखो ये क्या आ गया, माइनस का x और माइनस का 2x, तो कितना बन गया माइनस का 3x, ये क्या बना माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये आपके पास में प्लस 6, तो माइनस का 3x प्लस ये क्या बन गया 7, क्योंकि यहां पर देखा आपने y की जो वैल्यू बनी ये कितनी बनी है, यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है ये आपके पास हो गया माइनस का x, ठीक है, ये -1, और ये प्लस का 6, तो प्लस का 5। यहाँ पर देखो y की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या बन रही है, वो बन गया 3x, और ये माइनस का 7, ऐसे, यानी कि ये आपके पास में ग्राफ है।
ये जो भी कोई ग्राफ है देख लो तो ये कौन सा ग्राफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हो गया बच्चे? ये बिना करे एक दो वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। नहीं नहीं, पुट कर करके कर सकते थे, बट वो करने से जब आपने जब किया था तो आपके पास क्या हो गया, उनमें इक्वेशन लिखी हुई है, ग्राफ तो सबका सेम सेम बन रहा है, इक्वेशन में फर्क आ रहा है, इक्वेशन में फर्क आ रहा है, तो भाई सर फिर दो दो पॉइंट आ जाएंगे तो लिख लेंगे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की से। अब आप कह रहे हो लिख लेंगे, तो सर 1 और 3 पे पुट कर लेंगे और फिर उसके राइट लेफ्ट और बीच में एक एक पॉइंट। हाँ मतलब ये पूरा प्रोसीजर था। देखो अब आपके पास में अगर आपको, अब आप ऐसे बोल रहे हो तो आपने देखा फर्स्ट वाला केस देखा, फर्स्ट वाले केस में देखो आपने क्या करा है, 1 के ऊपर ज्यादा वैल्यू है हमारी, तो 1 के ऊपर क्या आई थी 4 आई थी, 3 के ऊपर क्या आई है 1 आई है, तो पहले वाले में तो उल्टा हो रहा है, ठीक है, 1 के ऊपर कम आ रही है, 3 के ऊपर ज्यादा आ रहा है, पहले वाला केस कट हो गया। सेकंड वाला केस देखा, सेकंड वाले में हमारे हिसाब से चल रहा है, ठीक है अभी तो, और फिर उसके बाद 0 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 7 वैल्यू, उसकी भी 7 वैल्यू आ रही है ऐसी, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है बी ऑप्शन जो है वो हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है सर। अब आपने गए सी ऑप्शन के ऊपर, सी के ऊपर देखो 1 और 3 के ऊपर बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो कट हो गया, और डी वाले के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ही नहीं बना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे, DTS 1 में नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई, अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों DTS के डाउट लेंगे, फिर उसके बाद में फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके अभी के लिए ब्रेक है, तो आप इसी लिंक पर आप ज्वाइन कर लोगे, इसी लिंक के ऊपर आप ज्वाइन कर लोगे क्लास को, ठीक है, तो मैं क्लास को अभी होल्ड कर रहा हूं यहाँ पर।